मौर्य वंश के अंतर्गत साथियों हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें साथियों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में भी जान लेते हैं। कौटिल्य जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में सहायता करते हैं, उन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की जो कि राजनीति के ऊपर एक ग्रंथ है संस्कृत में। तो आइए आज जानते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह उसमें क्या कुछ पाया गया है और वह कितने अधिकरणों में बटा हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के पिता का नाम चाणक्य होने के कारण कौटिल्य का नाम चाणक्य पड़ा। कौटिल्य जो हैं दोस्तों उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसी कारण उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। हेमचंद्र कृत अभिधान चिंतामणि। हेमचंद्र कृत अभिधान चिंतामणि में चाणक्य के 8 नाम मिलते हैं। जो दोस्तों हेमचंद्र हैं इनके द्वारा दोस्तों एक रचना है अभिधान चिंतामणि, इसमें चाणक्य के 8 नामों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ कहा गया है। जो साथियों 18 पुराण हैं, पुराणों में दोस्तों जो कौटिल्य हैं इनका नाम द्विजर्षभ मिलता है। तो दोस्तों 3 नाम हो गए, कौटिल्य, चाणक्य, द्विजर्षभ, ठीक है। और द्विजर्षभ का मतलब है दोस्तों श्रेष्ठ ब्राह्मण। द्विजर्षभ का मतलब है श्रेष्ठ ब्राह्मण। दामिल नाम उनके अभिजन होने का सूचक है। ये दोस्तों चौथा नाम हो गया दामिल। दामिल जो नाम है यह भी चाणक्य का ही नाम है जो उनके अभिजन होने का सूचक है। इन्हें दोस्तों कौटिल्य को भारत का मैकियावेली व वर्णाश्रम धर्म का महान पोषक कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैकियावेली। वर्णाश्रम धर्म का महान पोशाक कहा गया है। कौटिल्य को वर्णाश्रम धर्म का महान पोशाक कहा गया है। अब इनके दोस्तों नाम जान लेते हैं कौटिल्य के कि कितने नाम हैं। दोस्तों कई सवाल जैसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि कौटिल्य के कौन कौन से नाम हैं। आइए देखते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, द्विजर्षभ, वात्स्यायन, मलंग, द्रविमल, अंगुल, वारानक और कात्यायन। ये दोस्तों कौटिल्य के ही नाम हैं, ठीक है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, द्विजर्षभ, वात्स्यायन, मलंग, द्रविमल, अंगुल, वारानक और कात्यायन। अर्थशास्त्र की जो भाषा है वह संस्कृत है। अर्थशास्त्र जो उन्होंने दोस्तों कौटिल्य ने रचा है उसकी भाषा संस्कृत है। यह गद्य व पद्य में मिश्रित रूप से लिखी गई है जो कि सूर्य शैली या अन्य पुरुष शैली में है। जो अर्थशास्त्र है दोस्तों वह सूर्य शैली में लिखित है या फिर पुरुष शैली में लिखित है, जो कि गद्य व पद्य दोनों में मिश्रित रूप से लिखित है। इसमें 6000 श्लोक हैं, 180 प्रकरण हैं और 141 अध्याय व 15 अधिकरण हैं, ठीक है। 6000 श्लोक, 180 प्रकरण, 141 अध्याय व 15 अधिकरण हैं जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या में इतिहास श्रवण को आवश्यक बताया है। कौटिल्य दोस्तों कहते हैं कि जो राजा है उसे दिनचर्या में इतिहास को सुनना चाहिए, ठीक है, ये आवश्यक बताया है। कौटिल्य ने 4 आश्रम बताए हैं। आश्रम दोस्तों 4 आश्रम जो है, ठीक है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में राजकीय एवं सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अर्थशास्त्र है वह प्राचीन भारत में राजकीय यानी कि राजनीति के ऊपर और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये दोस्तों प्राचीन चिंतन की, ठीक है, और नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसमें व्यक्ति के लौकिक आचरण और उसकी उन्नति, राज्य की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक समस्याओं आदि का विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है और इसमें व्यक्ति के लौकिक आचरण और उसकी उन्नति और राज्य की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक समस्याओं आदि का विवेचन किया गया है। यानी कि लोगों के बारे में, राज्य के बारे में, व्यक्तियों के लौकिक आचरण के बारे में और उन्नति के बारे में इसमें दिया गया है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि
कैसे राज्य को प्राप्त करना तथा सहेजना चाहिए। और राज्य को किस प्रकार से दोस्तों प्राप्त करना चाहिए वह भी अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। 1905 ईस्वी में तंजौर एक ब्राह्मण ने 1905 ईस्वी में दोस्तों तंजौर में एक ब्राह्मण ने अर्थशास्त्र की हस्तलिखी पांडुलिपि मैसूर रियासत के पुस्तकालयाध्यक्ष श्याम शास्त्री को भेंट की थी। जो 1905 ईस्वी में दोस्तों जो अर्थशास्त्र की हस्तलिपि है वह पांडुलिपि एक ब्राह्मण ने मैसूर रियासत के पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि श्याम शास्त्री को भेंट की, जिन्होंने दोस्तों यानी कि श्याम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। और 1915 ईस्वी में दोस्तों श्याम शास्त्री के द्वारा ही अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, 1905 ईस्वी में तंजौर के एक ब्राह्मण ने अर्थशास्त्र की हस्तलिपि पांडुलिपि मैसूर रियासत के पुस्तकालयाध्यक्ष श्याम शास्त्री को भेंट की। और उन्होंने दोस्तों यानी कि श्याम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया तथा 1915 ईस्वी में श्याम शास्त्री के द्वारा ही दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद श्याम शास्त्री के द्वारा किया गया 1915 ईस्वी में, जबकि दोस्तों 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र का प्रकाशन करवाया था। अब दोस्तों जो 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र दोस्तों 15 अधिकरण में बटा हुआ है। आइए जान लेते हैं। पहला अधिकरण, ये दोस्तों मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है। पहला अधिकरण क्या जानकारी देता है दोस्तों? राज्य की समस्याओं, राजस्व प्रशासन, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन है। पहले अधिकरण में राज्य की समस्याओं, राजस्व प्रशासन, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन है। दूसरे अधिकरण में राज्य के प्रशासनिक विभागों, तीर्थ व अध्यक्ष, संगठनों और पदाधिकारियों का विवेचन है। और तीसरे और चौथे में दोस्तों राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन किया गया है। पहले दोस्तों अधिकरण में क्या है? राज्य की समस्याओं, राजस्व प्रशासन, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन है। दूसरे अधिकरण में दोस्तों क्या है? राज्य के प्रशासनिक विभागों, तीर्थ और अध्यक्ष। साथियों मैंने आपको तीर्थों के बारे में बताया था और अध्यक्षों के बारे में बताया था। तीर्थों की संख्या दोस्तों 18 थी और अध्यक्षों की 26 थी। उनके बारे में दोस्तों जानकारी दूसरे अधिकरण में है। संगठनों और पदाधिकारियों का विवेचन दूसरे अधिकरण में है। तीसरे और चौथे अधिकरण में राज्य की दीवानी और तीसरे और चौथे अधिकरण में राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों पांचवा अधिकरण। दोस्तों जो पांचवा अधिकरण है अर्थशास्त्र का, इसमें राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन है। पांचवें अधिकरण में दोस्तों अर्थशास्त्र के पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन है। छठवें अधिकरण में दोस्तों राज्य की 7 प्रकृतियों या अंगों अर्थात साप्तांग सिद्धांत एवं मंडल सिद्धांत का विवेचन है। दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके 6वें अधिकरण में राज्य के 7 सिद्धांतों यानी कि साप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, राज्य की 7 प्रकृतियों या अंगों अर्थात साप्तांग सिद्धांत का जो वर्णन है दोस्तों वह अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मिलता है। 7वें अधिकरण में दोस्तों अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में षड्गुण नीति के उद्देश्यों एवं प्रकारों पर विचार किया गया है। षड्गुण नीति के उद्देश्यों एवं प्रकारों पर विचार किया गया है ताकि शत्रु, मध्य एवं उदासीन राज्यों को वश में किया जा सके। और विदेश नीति का उल्लेख भी है इसमें दोस्तों। षड्गुण नीति संधि, विग्रह, यान, आसन और संश्रय, द्वैधी भाव। जो अर्थशास्त्र का दोस्तों 7वां अधिकरण है उसमें षड्गुण नीति के उद्देश्य एवं प्रकारों पर विचार किया गया है ताकि शत्रु, मध्य एवं उदासीन राज्यों को वश में किया जा सके। और विदेश नीति का उल्लेख भी है इसमें। षड्गुण नीति क्या है दोस्तों? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, ये दोस्तों षड्गुण नीतियाँ हैं। ठीक है,
इनके द्वारा दोस्तों राज्य को किस प्रकार से काबू में किया जा सके, वश में किया जा सके, इसका उल्लेख दोस्तों अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में मिलता है। 8वें अधिकरण में दोस्तों, अर्थशास्त्र के 8वें अधिकरण में व्यसनों यानी कि घातक दुर्गुण, व्यसनों घातक दुर्गुण के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का विवेचन है। 8वें अधिकरण में व्यसनों घातक दुर्गुणों के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का विवेचन है। यानी कि दोस्तों जो चीज़ें घातक हैं उनके लिए दोस्तों क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें अर्थशास्त्र के 8वें अधिकरण में दिया गया है। अर्थशास्त्र के 9वें अधिकरण में साथियों विभिन्न आपत्तियों, आक्रमण से बचने, राज्य के बचाव की नीतियों आदि का वर्णन है। अर्थशास्त्र के 9वें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों, आक्रमण से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन है। ठीक है, यानी कि राज्य के जो ऊपर आक्रमण होता था दोस्तों, उसको बचाव की जो नीति है, बचाव के लिए दोस्तों, वह अर्थशास्त्र के 9वें अधिकरण में उल्लेख है। अर्थशास्त्र के 10वें अधिकरण में युद्ध नीति के बारे में दिया गया है। अर्थशास्त्र के 10वें अधिकरण में युद्ध नीति के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के 11वें अधिकरण में साथियों, 11वें अधिकरण में शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने व उसे वश में करने के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के 11वें अधिकरण में शत्रु को भेद में डालकर नष्ट करने व उसे वश में करने के बारे में जानकारी है। अर्थशास्त्र के 12वें अधिकरण में राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा उपायों पर निर्णय है। 12वें अधिकरण में राजा के द्वारा अपनाए गए रक्षा उपायों का वर्णन है। अर्थशास्त्र के 13वें अधिकरण में साथियों दुर्ग प्राप्ति के उपायों का निरूपण मिलता है। दुर्गों की प्राप्ति के उपायों का निरूपण किया गया है अर्थशास्त्र के 13वें अधिकरण में। और 14वें अधिकरण में साथियों शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों, मंत्रों आदि का वर्णन है। अर्थशास्त्र के 14वें अधिकरण में शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों, मंत्रों आदि का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र के 15वें अधिकरण में मुख्यतः परिभाषिक है। दोस्तों जो 15वां अधिकरण है यह मुख्यतः परिभाषिक है। इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना प्रस्तुत की गई है। जो अर्थशास्त्र का जो अर्थ है दोस्तों, उसकी सामान्य विवेचना प्रस्तुत की गई है तथा यह भी बताया गया है कि जो नंद राजा को नष्ट करने वाले कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। साथियों 15वें अधिकरण में यह भी बताया गया है कि नंद राजा को नष्ट करने वाले कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। यानी कि खुद कौटिल्य के बारे में 15वें अधिकरण में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज एवं पतंजलि कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। जो मेगास्थनीज है दोस्तों और पतंजलि हैं, इन्होंने कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य ने अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड विधान किया है। जो कौटिल्य हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कोई भी भिक्षु बनने से पहले वह अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी को समुचित व्यवस्था किए बिना नहीं बन सकता, क्योंकि और उसके लिए भिक्षु दोस्तों ऐसी स्थिति में बन जाता था, उसके लिए दंड विधान किया गया था कौटिल्य के द्वारा। यानी कि दोस्तों जब दोस्तों कोई व्यक्ति भिक्षु बनने जाता था तो वह अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना नहीं बन पाता था। कौटिल्य के अनुसार इसने भिक्षु के लिए दंड विधान किया था कौटिल्य ने दैविक विपदाओं को 8 भागों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों जो दैविक विपदाएं हैं वह 8 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन सी दैविक विपदाएं? अग्नि, जल, बीमारी, दुर्भिक्ष, चूहे, व्याघ्र, सांप और राक्षस। 8वां राक्षस है। इन दोस्तों 8 को कौटिल्य ने दैविक विपदाओं का विभाजन किया है। ठीक है, ये दैविक विपदाओं के अंतर्गत माना है कौटिल्य ने 8 प्रकार की। दोस्तों जो 5वां अधिकरण है अर्थशास्त्र का, 5वें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन मिलता है। 6वें अधिकरण में राज्य की 7 प्रकृतियों तथा अंगों अर्थात साप्तांग सिद्धांत का, मंडल सिद्धांत का विवेचन है। 6वें अधिकरण में साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है।
सातवें दोस्तों अधिकरण में षड्गुण नीति के उद्देश्यों एवं प्रकारों पर विचार किया गया है ताकि शत्रु को मध्य एवं उदासीन राज्यों के वश में किया जा सके। आठवें अधिकरण में दोस्तों व्यसनों यानी कि जो घातक लोग थे उनके निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का विवेचन है। नौवीं में दोस्तों नौवें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों के आक्रमण से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन है। नौवें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों के आक्रमण से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन है। 10वें अधिकरण में युद्ध नीति के बारे में जानकारी है। 11वें अधिकरण में शत्रु को भेद डालकर उसे नष्ट करने के लिए और वश में करने के लिए जानकारी दी गई है। 12वें अधिकरण में राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा उपायों का वर्णन है। 13वें अधिकरण में दुर्ग प्राप्ति के उपायों का निरूपण है कि यानी कि दुर्गों को कैसे प्राप्त किया जा सके, यह 13वें अधिकरण में है। 14वें अधिकरण में शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों मंत्रों आदि का वर्णन है। 14वें अधिकरण में शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों मंत्रों आदि का वर्णन है। 15वें अधिकरण में दोस्तों अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं कौटिल्य, उनके बारे में जानकारी मिलती है और वह भी बताया गया है कि दोस्तों कि जो नंद राजा घनानंद को पराजित करने के लिए जिसने दोस्तों यानी कि मदद की थी वह कौटिल्य था, उन्हीं के अनुसार अर्थशास्त्र की रचना हुई। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अर्थशास्त्र के बारे में जो कुछ भी जानकारी है दोस्तों यहीं से प्रश्नोपयोगी सवाल पूछे जाते हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है।